जय हिंद। नवल करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेज आयोजित की जा रही हैं उनमें हम पढ़ते हैं लेक्चर 5 लाइट 1 का। इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन पर यानी स्नेल्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू μ2, जब रे ऑफ लाइट μ1 से μ2 में जाती है यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह आंशिक रूप से परावर्तित एवं आंशिक रूप से अपवर्तित होती है। Whenever light ray travel from one medium to another medium, then it is partially reflected and partially refracted, and the angle between partially reflected and refracted rays is 90 degree 90 degree। यदि आंशिक रूप से परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों के मध्य 90 डिग्री कोण हो यानी ये अविलंबवत हो तो आपतन कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या होगा? देन रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इनमें रिलेशन ढूंढना होता है। तो बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से क्या होगा? μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R स्नेल्स लॉ जो मैंने बताया था न्यूमेरिकल में इस तरीके से यूज करना है इसको, ठीक है। अब देखते हैं डायग्राम में, देखें ये R डैश है, ये 90 है, ये R है। अगर पूरा एंगल देखें यहाँ से, ये वाला डॉट डॉट लाइन है हमारी नॉर्मल वाली, ये वाली लाइन, तो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो फ्रॉम द फिगर डिग्री इक्वल्स टू R प्लस 90 प्लस R डैश, ठीक है जी। 90 का चला जाए 90 बचेंगे तो 90 इक्वल्स टू R प्लस R डैश, तो R इक्वल्स हो जाएगा 90 माइनस R डैश। तो उस R की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन आएगी μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R की जगह 90 माइनस R डैश। सो μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 cos R डैश। μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 cos R डैश आ गया। I और R ये क्या है? दोनों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। सो हम लिख सकते हैं μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 cos I। sin I बटा cos I इधर आ जाएगा, sin I बटा cos I इक्वल्स टू μ2 बटा μ1। sin I बटा cos I क्या होता है? tan I। tan I इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। तो हम इसको लिख सकते हैं अब I इक्वल्स टू tan इनवर्स μ2 अपॉन μ1। ये तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इसको निकालने के लिए अब इतना सब कुछ नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव में इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम इसकी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, when ray of light travels from rarer to denser medium, then mu इक्वल्स टू होता है tan I, ये लाइन याद रखिए। और when ray of light travels from denser to rarer medium, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए तो mu इक्वल्स टू हो जाएगा cot I। डायरेक्टली ये याद रखेंगे तो इनसे अपने क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। याद रखिएगा इनको, दोनों डायरेक्ट ट्रिक हैं। μ1 से μ2 में जारी हो सकता है, ये रेयर हो ये डेंसर हो। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो रेयर से डेंसर में डायरेक्टली हम mu इक्वल्स टू tan I लिख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन विरल से सघन, सघन से विरल आपके सामने है, याद रखिएगा इन्हें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिएगा
क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, एक प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, एंड वन सरफेस ऑफ प्रिज्म इज सिल्वर्ड, प्रिज्म की एक सतह कैसी है, रजतीकृत है, मतलब उस पर चांदी की परत चढ़ा दी, मतलब उसे मिरर में कन्वर्ट कर दिया है, दर्पण में रूपांतरित कर दिया है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट एट एन एंगल 30 डिग्री, ऐसा मान लिया, एंड when it is incident on silvered surface then it retrace its own path, जब यह 30 डिग्री कोण से आपतित होती है और दूसरी सतह से जो रजतीकृत है वहां से टकराकर वापस आती है, अपने मार्ग को दोहराती वापस आ जाती है, तो बताइए इस प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है जी, तो देखिएगा बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से म्यू इक्वल्स टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये साइन आई है, ये एंगल आर है। जब भी रे ऑफ लाइट रिट्रेस करती है अपने पाथ को किसी मिरर से टकराकर, जो सिल्वर्ड सरफेस एक मिरर का काम करेगी, दर्पण का काम करेगी, यानी कि हम मानेंगे कि वो 90 डिग्री पर ही आई है। जब भी परपेंडिकुलर आती है लाइट रे प्लेन मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्ट होती है सेम पाथ में, जितने एंगल पर आती है उतने पे जाती है, तो परपेंडिकुलर आई उतने पे जाएगी, मतलब 90 डिग्री है, ये ए है। ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, मान लिया यहाँ पर कितनी दी है 45। ठीक है जी, मान लिया यहाँ पर आपको 45 दिया है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म कौन होता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग लाइट 2 में। ये 90 हो गया, ये 90, ये 45, बाय द लॉ ऑफ ट्राइंगल ये कितना हो जाएगा 45, ये 45 है, टोटल 90 होता, तो ये भी कितना हो गया 45। सो म्यू इक्वल्स टू साइन 30 अपॉन साइन 45, सो म्यू इक्वल्स हो जाएगा साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2, तो ये हो गया √2 ऊपर पहुंच गया, 2 नीचे आ गया, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/√2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको क्या करना है, हमारा स्नेल्स लॉ क्या है, ये रहा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ भी नहीं करना आपको, 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या है, इसमें इतना याद रखना है कि रे ऑफ लाइट आती है सिल्वर्ड सरफेस से टकराकर, रिट्रेस करती है अपने पाथ को, वापस लौट जाती है अपने पाथ को, अपने रास्ते पर वापस लौट जाती है दर्पण से टकराकर या रजतीकृत सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। इन दैट केस जब भी ऐसा होता है आप डायरेक्टली म्यू निकाल सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन ए, मतलब हमें r इक्वल्स टू ए लेना है। इस केस में r बराबर ए लेना है, जो आपका a की वैल्यू होगी वही आपकी r की वैल्यू होगी, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो डायरेक्टली इस टाइप की कंडीशन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन ए। एक और कंडीशन आती है इसमें कि मान लीजिए सिल्वर्ड नहीं है, रे ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट होती है किसी एंगल आई पे और दूसरी सरफेस से परपेंडिकुलरली ही निकल जाती है, मतलब निर्गत कोण 0 हो, एंगल ऑफ इमरजेंस इज 0। इन दैट केस म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन ए फिर से आप लगा सकते हैं, या तो वो डायरेक्टली सीधी निकल जाए, परपेंडिकुलरली निकल जाए, या उसी रास्ते को फॉलो करती हुई वापस लौट जाए। दोनों ही केसेस में आपका आंसर इस फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं एपरेंट एंड रियल डेप्थ पर आते हैं। इनमें रिलेशन क्या होते हैं, वास्तविक एवं आभासी गहराई में संबंध क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ। ठीक है जी, तो देखिएगा आभासी एवं वास्तविक गहराई में संबंध, आभासी एवं वास्तविक गहराई में संबंध। तो पहला केस है when object is in denser medium and observer in rarer medium, जब वस्तु सघन माध्यम में हो और प्रेक्षक विरल माध्यम में हो, जब वस्तु सघन में हो
और प्रेक्षक कहाँ हो, विरल माध्यम हो, मतलब आप विरल से उसको देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सघन में है। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन रेयरर मीडियम। इन दैट केस जो होगा, देखिए जरा एक डायग्राम बनाते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, जो कोई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ से देख रहा है। यहाँ से देख रहा है, तो उसे कहाँ देखेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है। ये क्या थी, डी वास्तविक, डी एक्चुअल। ये क्या हो गई, डी एपरेंट, डीएपी। और ये क्या हो गया, एपरेंट शिफ्ट, आभासी विस्थापन। ये स्थिति आएगी, लाइट यहाँ से गई थी यूं ऑब्जर्वर की आंख पे, तो जो है इसमें डी एपरेंट कितना आएगा, डी एपरेंट इक्वल्स टू डी एक्चुअल बाय म्यू। डायरेक्टली आप ऐसा देख सकते हैं, जब भी आप बर्तन में अगर पानी भरा है उसकी तली को देखते हैं तो तली थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखती है, यानी कि उसकी गहराई कम दिखती है आपको। उसी वे में हम इसको ले सकते हैं, कितनी कम दिखेगी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला आपका लिक्विड होगा उतनी ही आपको उसकी बर्तन की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। द बेस ऑफ द वेसल विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स अपसाइड। ये कंडीशन आती है इसमें। तो डी अपरेंट इतना आ जाएगा, कितना किसकी है, एक्स निकालना, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू डी एक्चुअल माइनस डी अपरेंट, वास्तविक माइनस आभासी। तो डी एक्चुअल माइनस डी अपरेंट कितना हो गया, डी एक्चुअल बटा म्यू। कॉमन ले लिया, डी एक्चुअल कॉमन आया, इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये आपका अपरेंट शिफ्ट आ गया। कितना शिफ्ट होगा, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे क्वेश्चन पे आते रहते हैं, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली वैरायटी देखते हैं इसकी, वो क्या पूछी जाती है। When the object, सेकेंड वैरायटी इसकी, जब वस्तु विरल में हो और प्रेक्षक सघन में हो। When the object is in rarer medium and observer in denser medium। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में, यहाँ पर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और एक बर्ड, ये बर्ड है जो स्काई में फ्लाई कर रही है, आकाश में उड़ रही है। तो ऑब्जर्वर की आंख पे जो है इससे लाइट जाएगी, लेकिन ऑब्जर्वर को कहाँ से आती दिखाई देगी, वो कहीं दूसरी जगह से, यहाँ से। तो ये तो जाएगी वाटर सरफेस से, हाइट इसकी कितनी जाएगी, लिक्विड सरफेस से हाइट होगी ये वाली डी एक्चुअल, यहाँ पर है। दिख कहाँ रही है, इस जगह पर। ठीक है जी, इस जगह पे दिख रही है, ये हो गई डी एपरेंट। और ये बीच की क्या हो गई है, एक्स। ये कंडीशन आ गई है। ठीक है, रे ऑफ लाइट जब भी डेंसर से रेयर से डेंसर में जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, तो बेंड हो रही है, लेकिन हमको दिखेगी कि ये कहाँ से आ रही है, सीधी आ रही है। तो इसमें आएगा डी एपरेंट इक्वल्स टू डी एक्चुअल इंटू म्यू। सीधा सम ये याद रख सकते हैं कि जब भी हम डेंसर से रेयर में देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर दिखाई देगी, जब भी सघन से विरल में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर दिखाई देगी। Whenever the observer see from denser to rarer medium, then object will be seen far away from the actual position। ठीक है जी, तो ये आ गया। ये शिफ्ट कितना हुआ, x इक्वल्स टू हो गया डी एपरेंट माइनस डी एक्चुअल। डी एपरेंट यानी डी आभासी कितना है, डी वास्तविक यानी एक्चुअल माइनस डी एपरेंट डी एक्चुअल इंटू म्यू माइनस डी एक्चुअल। एक्चुअल मतलब वास्तविक।
तो ये आ गया डी वास्तविक बाहर निकाल लिया एक्चुअल वाला इंटू म्यू माइनस 1, ये अपना आंसर आ जाएगा इसका। ये दोनों को याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं इन पे देखिएगा। क्वेश्चंस हैं, एक बर्तन की गहराई 2D है, डेप्थ ऑफ ए वेसल इज 2D। एक बर्तन की गहराई 2D है, इसमें सेम हाइट तक μ1 एंड μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले दो लिक्विड भरे हुए हैं अप टू सेम हाइट। डेप्थ ऑफ ए वेसल इज 2D एंड टू लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2 आर फिल्ड इन द वेसल अप टू सेम हाइट, देन अपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल विल बी। तो इस बर्तन की आभासी गहराई कितनी होगी ये हमको देखना है। तो डी अपरेंट का फॉर्मूला होता है डी एक्चुअल बटा म्यू, क्योंकि आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वर देख रहा है ऊपर से कि डेंसर मीडियम में बाहर एयर है, तो क्या होगा, सेम हाइट तक भरे हुए मतलब 2D को बांट दिया डी और डी में, तो डी अपॉन μ1 प्लस डी अपॉन μ2। सो डी अपरेंट इक्वल्स टू आ जाएगा डी कॉमन इंटू 1 अपॉन μ1 प्लस 1 अपॉन μ2। ठीक है जी, ये आ गया आपका अपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, अगली वैरायटी देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। माना कि एक वस्तु पानी में या किसी लिक्विड में, पानी मान लीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 मीटर डेप्थ इन ए लिक्विड या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। एक वस्तु पानी में 20 मीटर गहराई पर स्थित है और एक प्रेक्षक इसे इस वस्तु को बाहर से देख रहा है। एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेयर मीडियम, वायु से देख रहा है, तो उसे इसकी आभासी गहराई कितनी प्रतीत होगी। देन अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय द ऑब्जर्वर। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। एक ऑब्जेक्ट है 20 मीटर गहराई पर है पानी में, तो ऑब्जर्वर को इसकी आभासी गहराई यानी अपरेंट डेप्थ कितनी दिखेगी वो देखना है हमको। तो देखिएगा डी अपरेंट बराबर डी एक्चुअल बाय म्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर में, और ऑब्जर्वर कहाँ है, रेयरर में है। डी एक्चुअल है 20 और म्यू कितना है 4/3। 4 से गया 5 टाइम्स 5 3 जा 15 मीटर, 15 मीटर ऊपर दिखाई देगी। अगर इसमें पूछा कि ऑब्जेक्ट हमारी एक्चुअल पोजीशन से कितना शिफ्ट हुई दिख रही है, कितना विस्थापित दिख रही है, आभासी विस्थापन कितना दिख रहा है, ठीक है, तो वो देखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू डी एक्चुअल माइनस डी अपरेंट। डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x एक्चुअल कितना है 20 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5 मीटर, यानी 5 मीटर हमारी ऑब्जेक्ट ऊपर खिसक गई। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी ऐसी कई सारी वैरायटीज पूछी जाती हैं, कई सारी वैरायटीज आती हैं रिफ्लेक्शन पर बेस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस चैप्टर के आखिरी में हम लोग जो और भी इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं, वो वैरायटी भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में हम लोग। अभी हम लोग जो है पहले थ्योरी पार्ट और कंसेप्चुअल पार्ट को कवर कर लेते हैं इसमें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है जी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसको देखना है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल सी चीज है। When ray of light
ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। ये एंगल I है, ये एंगल R है। Whenever light ray travel from denser to rarer medium, then it bends away from the normal. अगर हम एंगल बढ़ाते जाएं तो रे ऑफ लाइट और दूर हो जाएगी, यहां से जाने लग गई अब इस एंगल पे। ठीक है जी, ये स्पेसिफिक एंगल है, दोनों सरफेसेस के इंटरफेस पे है, और यहाँ पर रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री। तो वह एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, ये वाला एंगल सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में प्रकाश किरण 90 डिग्री पर अपवर्तित होती है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है जी, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड इन द रेयर मीडियम एट 90 डिग्री और परपेंडिकुलरली और इट विल पास पैरेलल टू बोथ दी सरफेस और इंटरफेस से टेंजेंशियली जाए, ऐसा कुछ भी कहा जाए, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल एंड दिस इज द क्रिटिकल लिमिट ऑफ द रिफ्रैक्शन। ये अपवर्तन की क्या होती है, क्रांतिक लिमिट होती है, मतलब इससे ज्यादा एंगल अगर अपन ने किया तो अपवर्तन नहीं परावर्तन हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर भी जैसे एंगल थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे हम लोग तो रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड TIR। तो ये पूरा हुआ क्या है, इसको हम अलग अलग वे में एक्सप्लोर करके देखते हैं। देखिएगा जरा, देखिए पहले क्या था, डेंसर टू रेयरर, डेंसर डी मतलब सघन, ये विरल, डेंसर टू रेयरर में गए, रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, ये I, ये R। अब एंगल बढ़ाएंगे, सेकंड डायग्राम में क्या होगा, एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया, सो रे ऑफ लाइट टेंजेंशियली चली गई, यानी ये 90 डिग्री हो गया कौन, रिफ्रैक्शन एंगल, और ये हो गया थीटा, थीटा इक्वल टू है थीटा सी, थीटा सी हो गया ये, तो आर कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा इक्वल टू थीटा सी है। ठीक है, या आई इक्वल टू थीटा सी बोल सकते हैं, या आई इक्वल टू आई सी भी बोल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल को किसी भी चीज से ले सकते हैं। ये आई इक्वल टू आई सी, ये आई था तो इसको भी आई ले लो। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, देखिएगा कि जैसे ही इस डेंसर मीडियम में, इस डेंसर मीडियम ये रेयरर है, एंगल और बढ़ा देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा कर रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। ये एंगल I, ये एंगल R'। हुआ क्या, यहां पर क्रिटिकल लिमिट थी रिफ्रैक्शन होने की, अपवर्तन होने की क्रांतिक सीमा थी ये वाली, यहां तक ही अपवर्तन होगा। इसके बाद अगर आपने और एंगल बढ़ा दिया तो प्रकाश किरण वापस माध्यम में लौट आएगी, यानी I ग्रेटर देन IC वाली कंडीशन आ गई यहाँ पर। तो ये क्या हो गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया वहां पर। जैसे ही एंगल I ग्रेटर देन IC हुआ, उसको एक्सीड किया जैसे ही, वैसे ही वहां पर TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। यहाँ पर इक्वल पे थे तो इंटरफेस से जा रही थी। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर विच रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलरली। ठीक है, और दिस इज द TIR व्हेनेवर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है तो यहाँ पर क्रांतिक कोण कहलाता है ये, और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है जी, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें पूछी जाती हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसकी शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होती हैं, वो आपसे जब भी पूछी जाती हैं तो उनमें सबसे पहली शर्त होती है लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी प्रकाश किरण को सघन से विरल माध्यम में गमन करना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त क्या है
जो आपतन कोण का मान है सघन माध्यम में, उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इन दोनों केसेस को अगर लेंगे तो हमारा क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ टीआईआर, क्या क्या होते हैं टीआईआर के एग्जांपल्स? तो उसका एक एग्जांपल है, सबसे बेस्ट है मिराज, मतलब मृगमरीचिका, मिराज जिसे बोलते हैं दृष्टि भ्रम। रेगिस्तानी क्षेत्रों में, गर्म प्रदेशों में ये घटना पाई जाती है, हॉट रीजन्स में। आपने भी देखी होगी, कई बार देखी होगी इसको, जैसे जब भी आप गर्मियों में सड़क पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो दूर आपको पानी भरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, सरफेस हिलती हुई, वेव करती हुई दिखाई देती है, वो जो है दृष्टि भ्रम होता है ड्यू टू टीआईआर। टीआईआर के कारण होता है, गर्म क्षेत्रों में ऐसी चीज होती है, तो आपने कई बार ऑब्जर्व की होगी ये चीज, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वहां होता नहीं है। मृगमरीचिका कह रहे हैं क्योंकि जब भी आप रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में किसी जानवर को या हिरण को छोड़ दें, मृग को छोड़ दें, तो वो क्या होगा, पानी की तलाश में इधर उधर भागता रहता है और फाइनली ही बिकम डेड, वो मर जाता है। तो इसको बोलिए मृगमरीचिका या एक तरह का दृष्टि भ्रम। ठीक है, एक होता है लूमिंग, उल्टा लटकना, लूमिंग उल्टा लटकना, ये ठंडे प्रदेशों में होता है। ठीक है जी, कोल्ड रीजन्स में होता है। वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपकी जो होती है रहती समुद्र में है, ठंडे समुद्र में है, लेकिन वो आपको ऊपर दिखाई देगी और उल्टी दिखाई देगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लूमिंग। इन सब में हो क्या रहा है, इन सब में जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। तो म्यू और टेम्परेचर में ये रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम एंड टेम्परेचर में रिलेशन ये होता है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। अपवर्तनांक और तापमान में ये संबंध होता है, जैसे तापमान बढ़ेगा म्यू घटेगा, तापमान घटेगा म्यू बढ़ेगा, ये रिलेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों घटनाएं होती हैं। और भी देख सकते हैं टीआईआर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में भी टीआईआर होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो बेस्ड होते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर जो हैं वो टीआईआर के फिनोमेनन पर काम करते हैं। ठीक है जी, प्रकाशीय तंतु जिन्हें बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु किस घटना पे काम करते हैं, टीआईआर पर ही काम करते हैं। ठीक है, और भी टीआईआर के काम होते हैं, जैसे कि ब्राइटनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, वो भी टीआईआर पर बेस्ड है, उसमें भी पूर्णांतरिक परावर्तन पाया जाता है। तो ये सारी घटनाएं क्या की हैं, टीआईआर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी, पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होता है, क्रांतिक कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो देखिएगा μ1 μ2, ठीक है, रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है और यहां जाती है क्रिटिकल एंगल पे, ये हो गया क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ये हो गया r = 90 डिग्री। μ1 है, हमने कहा था डेंसर मीडियम होता है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। Whenever ray of light travel from denser to rarer then TIR occurs। तो अगर ऐसा होगा तो TIR होगा। ठीक है जी, तो TIR की कंडीशन हमको देखनी है, TIR में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन देखिएगा, वेरी सिंपल, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से μ1 sin थीटा c = μ2 sin r। तो μ1 sin थीटा c = μ2 sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है जी, तो हो जाएगा sin थीटा c = μ2/μ1, यानी थीटा c = sin इनवर्स ऑफ μ2/μ1। ये हमारा रिलेशन आ गया इनमें। अब इनमें और भी आगे जो शॉर्ट ट्रिक आएगी, आपको बार बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे तो इनसे थीटा सी क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम में रिलेशन मिल जाएगा हमको। तो अगले लेक्चर में हम इन्हीं को पढ़ेंगे, टीआईआर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, पूर्णांतरिक परावर्तन प्रिपरेशन क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखेंगे, और अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ जाएंगे लेंस की ओर, जो हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट होता है इस लाइट वन का, यानी रे ऑप्टिक्स फर्स्ट का जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट होता है लेंस, उसको पढ़ेंगे। टीआईआर के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही,
जय हिंद।